Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टैट्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करा था, सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, दोनों मेथड्स के मेरिट्स डिस्कस कर लिए, डीमेरिट्स डिस्कस कर लिए, सूटेबिलिटी डिस्कस कर ली। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यहां से तो फॉर श्योर क्वेश्चन बनना ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, एक बार याद करते हैं सैंपल मेथड था क्या। भाई सैंपल मेथड कौन सा मेथड था, जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकाल लें, सैंपल्स को स्टडी करें और सैंपल्स के बेसिस पर ही हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकाल दें, पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमारा रिजल्ट निकाल दें कि भाई ये सैंपल्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेथड कौन सा था, हमारा सैंपल मेथड था। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से पहले वो पढ़ लो। अब बात आती है कि भाई ये सैंपल्स कैसे चुने, ये सैंपल्स कैसे सिलेक्ट करें कि भाई ये सैंपल्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड मेथड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग समझते हैं क्या होता है। क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग कि भाई मेरे पास में मान लो 100 आइटम्स हैं। अब 100 आइटम्स के अंदर से मुझे सैंपल्स निकालने हैं। ये जो सैंपल्स होंगे ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। अब ये सैंपल्स अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके जय माता दी बोल के निकाल लूं, तो वो कौन सा मेथड है, मेरा रैंडम सैम्पलिंग। कि भाई मैंने रैंडमली सैंपल्स निकाल दिए, कुछ नहीं सोचा समझा। लॉटरी मेथड आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सबके नाम एक एक स्लिप्स पर लिखे, सारी स्लिप्स को बॉक्स में डाला, बॉक्स को शफल करा, अब बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके जय माता दी बोल के स्लिप्स निकाल ली। 10 स्लिप्स मैंने निकाल दी। ये 10 स्लिप्स जो मैंने निकाली है, मैंने कैसे निकाली है, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। तो इट इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग का ऐसा मेथड है इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब हमारी पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स है, ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। सारे आइटम्स को बराबर चांस मिल रहा है कि भाई वो सैंपल के तौर पर सिलेक्ट हो सकते हैं। हमने तो पूरे 100 के 100 आइटम्स का नाम पर्ची पर लिखा है ना, अब किसी भी पर्ची को मैं पिक कर सकती हूँ। आई बात समझ में। पूरे 100 आइटम्स का नाम मैंने स्लिप्स पर लिख दिया, स्लिप्स को बॉक्स में डाल दिया और 10 सैंपल्स मुझे निकालने हैं, तो मैं तो कोई भी 10 सैंपल्स निकाल सकती हूँ ना। मतलब हर आइटम को ये चांस मिल रहा है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सके। ये कौन सी सैम्पलिंग है, हमारी रैंडम सैम्पलिंग है। अभी इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, लॉटरी मेथड। आप लोगों ने देखा होगा स्लिप्स वाला जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरा है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब अब मैं बिना सोचे समझे सैंपल्स नहीं निकाल रही, मैं सोच समझ के सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ। सोच समझ के मतलब हो सकता है मैं मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग निकालूं, मैं किसी सिस्टमैटिक तरीके से सैंपल्स निकालूं, मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स निकालूं। बस मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे जय माता दी बोल के सैंपल्स नहीं निकाल रही, बल्कि सोच समझ के मैं सैंपल्स अगर सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो कौन सा मेथड हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो इट इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का ऐसा मेथड in which each item of the population do not have equal chance of being selected in the sample of study। ये एक ऐसा मेथड है सैम्पलिंग का जहां पर हर आइटम को मौका नहीं मिल रहा कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सके, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के हमारे पर्पस के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं हो सकता है बायस्ड हूँ, मैं सोच समझ के सैंपल्स निकालूं, तो यहाँ पर हर आइटम को एज अ सैंपल सिलेक्ट होने का मौका नहीं मिल रहा। अब भाई नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी कुछ पार्ट्स है। फर्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फोर्थ है कोटा सैम्पलिंग एंड लास्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे, इन सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। रैंडम सैम्पलिंग मतलब हर आइटम को चांस मिल रहा है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकता है। मैं बिना कुछ सोचे समझे जय माता दी बोल के सैंपल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इसके क्या फायदे हैं, फ्री फ्रॉम बायस। भाई यहाँ पर तो किसी तरह का बायसनेस है ही नहीं ना, कोई पक्षपात कोई भेदभाव है ही नहीं। यहाँ पर तो सारे ही आइटम्स को इक्वल चांस मिल रहा है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, फ्री फ्रॉम बायस है।
सेकेंड है सिंपल। अरे भाई बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना। आपको लॉटरी सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा कितना आसान होता है। बॉक्स के अंदर सारे आइटम्स के नाम लिखकर डाल दिए, शफल करके सैंपल सेलेक्ट कर लिए। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, यहाँ पर कोई स्पेशल तरह की टेक्निक, कुछ साइंटिफिक तरीका नहीं लगा। ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आइटम्स हैं उन सबको इक्वल चांस मिल रहा है कि वो भी एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सकते हैं। किसी तरह की बायस्डनेस, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात कुछ नहीं है। तो ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल। लास्ट है फेयर रिप्रेजेंटेशन। फेयर रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई बायस्डनेस नहीं है, तो ये फेयरली यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या हो गए इसके मेरिट्स। अब भाई इसके डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दो डीमेरिट्स है। फर्स्ट है डज नॉट गिव वेटेज टू इंपॉर्टेंट आइटम्स। जब आप सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप ये नहीं देख रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हो सकता है आप सैंपल सिलेक्ट करते टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को मिस कर दो, ऐसे आइटम्स जो पूरी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इट डज नॉट गिव वेटेज टू इंपॉर्टेंट आइटम्स। ये इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल वेटेज नहीं देता। सेकेंड डीमेरिट है नो प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जो सैंपल्स आपने रैंडमली सिलेक्ट करे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे। जरूरी नहीं है जो आपने सिलेक्ट करे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बच्चों के मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है, अब आपने मान लो सैंपल सिलेक्ट करे हैं कैसे, जय माता दी बोल के रैंडमली, और सारे ही बच्चे आपके पास में ऐसे आ जाते हैं जो बिलो 70% मार्क्स वाले हैं। तो भाई बिलो 70% मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो 90% वाले बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड गारंटी नहीं देता कि पूरी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हो गए हमारे रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम देखेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का फर्स्ट है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग। भाई पर्पसिव सैम्पलिंग मैंने आपको बताया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग जय माता दी बोल के आंख बंद करके सैंपल सिलेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बहुत सोच समझ के सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो भाई पर्पसिव सैम्पलिंग फर्स्ट है हमारा कौन सा, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्पसिव सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल्स को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी, कि भाई उसका मकसद क्या है। इन्वेस्टिगेटर मेक्स चॉइस ऑफ सैंपल्स अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन, अपने पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5-6 स्कूल्स हैं, 5-6 स्कूल्स का कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। अब भाई हर स्कूल से कुछ बच्चे चाहिए जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सके। तो भाई जब स्कूल वाले बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे ना जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही किसी भी बच्चे को एज अ सैंपल सिलेक्ट नहीं करा, उन्होंने सोचा कि भाई पर्पस क्या है, स्पोर्ट्स इवेंट है, तो स्पोर्ट्स इवेंट के हिसाब से उन्होंने जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे थे उन्हें सिलेक्ट करा। तो जब हम हमारे पर्पस के हिसाब से, हमारे पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ के, उस मेथड को बोला जाता है पर्पसिव सैंपलिंग। फायदे क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम लोग सैंपल्स को चेंज कर सकते हैं, सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। रैंडम सैंपलिंग में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल है, हम हमारे अकॉर्डिंग सैंपल्स को सिलेक्ट करें हमारे पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी, बिल्कुल सही है। हम लोग हमारे स्टडी का क्या पर्पस है उसके हिसाब से आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम उन बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो भाई वो बच्चे हमारे स्कूल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ आइटम्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। सिंपल मेथड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये देखना है आपका पर्पस क्या है, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल्स उठा लो। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, पर्सनल बायस। अब भाई यहाँ पर बायस्डनेस है या नहीं है, यहाँ पर आप सैंपल सोच समझ के सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप आंख बंद करके सैंपल सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हर बच्चे को मौका नहीं मिल रहा कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सके, हर बच्चे को चांस नहीं मिल रहा कि वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, बायस्ड हैं। डाउटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। डाउटफुल रिजल्ट्स इसलिए आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सनल बायस्डनेस है। भाई जब बायस्डनेस हो जाती है तो हम लोग थोड़ा पक्षपात करके हमारे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही ना निकले, हमारा जो स्टडी का पर्पस है वो सही ना जाए। तो ये हो गया हमारा पर्पसिव सैंपलिंग। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग,
पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। भाई इस मेथड में क्या होता है, मान लो आपकी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। हमने इस पॉपुलेशन को, 100 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड कर दिया। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। क्या होता है स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 30 स्टूडेंट्स कॉमर्स सेक्शन में है, 30 स्टूडेंट्स आर्ट्स के अंदर हैं और 40 स्टूडेंट्स साइंस सेक्शन के अंदर हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन को क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटा। हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई हर ग्रुप के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है। ये 30 कॉमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 आर्ट्स ह्यूमैनिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे और ये 40 साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सम आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा विच रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन। और फिर इनमें से हम कुछ कुछ आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे। भाई इन 30 में से हम लोगों ने कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए, इन 30 में से हम लोगों ने कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए, इन 40 में से हम लोगों ने कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए जो इनकी पॉपुलेशन को शो करेंगे। इनमें से जो आइटम सिलेक्ट करें वो किसे शो करेंगे, कॉमर्स को। आर्ट्स वाले आर्ट्स को शो करेंगे, साइंस वाले साइंस को शो करेंगे। तो इस तरह के मेथड को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब हमें क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटा। अब हर ग्रुप से हम लोग कुछ सैंपल्स निकालेंगे जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। इस मेथड को बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या फायदे हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई साइंस वाले साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड है कंपैरेटिव एनालिसिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो आप इन तीनों ग्रुप्स को आपस में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कि भाई जब आपने कॉमर्स वालों को स्टडी करा तो आपको मिला कि एवरेज रिजल्ट जा रहा है 85%। जब आपने आर्ट्स वालों को स्टडी करा आपको मिला एवरेज रिजल्ट जा रहा है 90%। जब आपने साइंस वालों को स्टडी करा आपको पता चल रहा है एवरेज रिजल्ट जा रहा है हमारा 80% का। तो भाई आप तीनों स्ट्रीम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर पॉसिबल है। भाई रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होंगे, मीनिंगफुल होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप स्ट्रेटाज में डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रेटाज से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो, तो रिलायबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इन रिजल्ट्स पर निर्भर रह सकते हो, मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब भाई इसके डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप कैसे है कि भाई ये मेथड तभी सूटेबल है जब आप पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। जब आप इन डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हो कि भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, इनके ये हैं, और ये सैंपल्स जो सिलेक्ट करें ये भी अपनी पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, तभी इस मेथड का कोई यूज है। अदरवाइज इस मेथड का कोई यूज नहीं है। इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। मतलब अगर ये कॉमर्स वाले जो हमने सिलेक्ट करे हैं सैंपल्स, ये प्रॉपरली कॉमर्स वालों को रिप्रेजेंट करें तभी इसका यूज है, अदरवाइज इसका यूज नहीं है। और हमें भी पूरी पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। सेकंड है बायस्ड। भाई हम बायस्ड हो सकते हैं जब हम लोग ये स्ट्रेटास बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, तो हो सकता है हम लोग ये ग्रुप्स ही हमारी मनमर्जी से बना दे, बायस्ड होके बना दे। तो यहाँ पर बायस्डनेस पॉसिबल है इन मेकिंग स्ट्रेटास। लास्ट है नॉट पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। अब भाई अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स की बजाय मान लो 20 स्टूडेंट्स ही है, अब भाई सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को आप क्या स्ट्रेटास में डिवाइड करोगे। तो ये मेथड तभी सूटेबल है जब आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज है। छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर आप अपने और पॉपुलेशन को फर्दर स्ट्रेटास और ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे। थर्ड है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड items of population are numerically, alphabetically arranged. Every nth item of the numbered items is selected as a sample item. समझते हैं कैसे। Under this method, items of population are numerically, alphabetically arranged. कि भाई जितने भी आपके पास में items है, जितनी भी आपकी population है, उसको आप numbers के थ्रू, alphabets के थ्रू, किसी भी तरह से आप arrange कर लो। For example, 100 students है तो मैंने उन 100 students को roll number के according arrange कर दिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम लोगों ने 100 तक उन्हें रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सिलेक्टेड। अब मान लीजिए मैंने सेकंड आइटम सिलेक्ट करा। कौन सा आइटम सिलेक्ट करा, सेकंड। तो भाई सेकंड के बाद में नेक्स्ट nth आइटम कौन सा होगा, 12। 12 के बाद में नेक्स्ट nth आइटम कौन सा होगा, 22। देन
32, देन 42, देन 52। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सैंपल सिलेक्ट करते हैं। क्या करा हम लोगों ने, पूरे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली हम लोगों ने अरेंज कर दिया 1 से लेके 100 तक। सपोज मैं मान लो हर का 10th आइटम ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10th रोल नंबर को सिलेक्ट करा, अब मैं नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट करूंगी, 20th, 30th, 40th, 50th, तो वही 10, 20, 30, 40 करके ऐसे 100 तक मैं सिलेक्ट कर लूंगी। तो 10 सैंपल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। इसके फायदे क्या है, सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड है, मैंने क्या करा, रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करा, हर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 100 तक सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, कुल मिला के 10 सैंपल्स मेरे सिलेक्ट कर लिए। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। नो पर्सनल बायस्ड, भाई किसी तरह का बायस्डनेस तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पर तो मैंने 10th को सिलेक्ट करा मान लो, अब उसके बेसिस पर मैं 20, 30, 40 इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5th को सिलेक्ट करा, तो मैं नेक्स्ट कौन सा करूंगी, 15th, 25, 35, 45 इस तरह से बस स्टूडेंट्स को पिक करती जाऊंगी। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई बायस्डनेस नहीं है। अब भाई इसके डीमेरिट्स क्या है, एवरी आइटम डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल। भाई हर आइटम को मौका नहीं मिल रहा कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट होगा। अगर 10th सिलेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट होगा, 20 हुआ है नेक्स्ट 30, देन 40। तो यहाँ पर हर आइटम को मौका नहीं मिल रहा कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट हो सके। इनफैक्ट हम लोग तो 1 से लेके 10 तक जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी कोई रैंडमली ऐसे ही कोई सा भी सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नो पर्पस इफ ऑल द आइटम्स आर होमोजीनियस। भाई अगर सारे ही आइटम्स होमोजीनियस हैं, 1 से लेके 100 तक के सारे ही आइटम्स होमोजीनियस है, सेम है, तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। भाई अगर सारे आइटम्स होमोजीनियस है तो आप रैंडमली किसी को भी उठा लो, वो सभी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना साइंटिफिक और इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना कि डिवाइड करो, फिर 10th 20th इस तरह से सिलेक्ट करो। तो कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, अगर सारे आइटम्स आपस में सिमिलर हैं आप रैंडमली भी किसी को उठा सकते थे। नेक्स्ट है हमारा कोटा सैंपलिंग। अंडर दिस मेथड population is divided into different groups according to different characteristics। जिस तरह से हम लोगों ने stratified sampling में देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी पूरी population को क्या कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं according to different characteristics। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, कि भाई हर ग्रुप के अंदर कितने आइटम्स आएंगे इसका परसेंटेज पहले से फिक्स है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, कि भाई हमें ओबीसी के 30% कैंडिडेट्स लेने हैं, जनरल के हम लोगों को 40% कैंडिडेट्स लेने हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, कोटास फिक्स कर रखे हैं। सेम वैसा ही है कि आपको क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पर भाई एक ग्रुप में कितने आइटम आएंगे, एक ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे, इसका परसेंटेज पहले से फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, अब 100 स्टूडेंट्स को मान लो आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो भाई पहले से फिक्स है कि हर ग्रुप में आपको कितने कितने परसेंट बच्चे डालने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में आपको डालने हैं 40% स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप में आपको डालने हैं 30% स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप में डालने हैं 30% स्टूडेंट्स। तो ये जो परसेंटेज है ये पहले से क्या होता है, फिक्स होता है। तो यही डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में और कोटा सैम्पलिंग में। वहां पर ग्रुप्स में वहां पर परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पर पहले से भी परसेंटेज डिसाइडेड है। अब इसके मेरिट्स क्या है, नॉन एक्सपेंसिव, भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है ये, कुछ नहीं करना, आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनमें से सैंपल्स चुन लेने हैं। डीमेरिट्स क्या है, पर्सनल बायसनेस हो सकती है। भाई आप जब ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप्स में आइटम्स को डिवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोग बायस्ड हो, आप अपने हिसाब से ये ग्रुप्स बना दो। अगर आप बायस्ड हो, आपके रिजल्ट्स हमेशा कैसे निकलेंगे, डाउटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे। ये तो आपको याद रखना है कि भाई कहीं पर भी अगर बायस्डनेस वाला पॉइंट आ जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या डालना है, डाउटफुल रिजल्ट्स, क्योंकि अगर बायस्डनेस है तो रिजल्ट्स विल बी डाउटफुल। अब लास्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दिस सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करेगा, सैंपल्स को सिलेक्ट करेगा खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से। कन्वीनियंस मतलब खुद के आराम के हिसाब से, कि भाई उसे जो तरीका कन्वीनियंट लगता है, उसे लगता है ये सैंपल मेरे लिए कलेक्ट करना कन्वीनियंट है, आसान है, तो वो उसी को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लेगा। फॉर
एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ पर्टिकुलर एरिया के लोगों के बारे में कि भाई उस एरिया के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी हाउसिंग फैसिलिटी है, कैसी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी, बच्चे कैसे स्कूल्स में जा रहे हैं, क्या इनकम है, इन सब से रिलेटेड मुझे उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। अब मैं गई, मैंने सोचा यार पास वाले घरों में से ही कुछ लोग ले लेती हूँ जो एज अ सैंपल पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे क्यों जाऊँ, मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन बिल बहुत ज्यादा आएगा, हो सकता है मुझे परेशानी हो। तो मैंने आसपास वाले घरों से ही क्या ले लिए, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए एज अ सैंपल जो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मेरा आराम देखा, मेरी कन्वीनियंस देखी, मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट कर रही हूँ। जो लोग मेरे पास में अवेलेबल थे मैंने उन्हीं को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर दिया और उन्हीं से अपना रिजल्ट निकाल दिया। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। सीधी सी बात है, मेरिट्स है, सिंपलेस्ट तरीका है, एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि मैं खुद ही ज्यादा एक्सपेंस नहीं करूंगी ना, मैं मेरी कन्वीनियंस से सैंपल्स निकाल रही हूँ तो मैं खुद ही एक्सपेंस नहीं करूंगी किसी तरह का। मैं खुद ये सोचूंगी कि भाई मेरा काम जितने सस्ते में हो सकता है उतने सस्ते में हो जाए। मैं बहुत रिमोट एरियाज में जाके डेटा कलेक्ट नहीं करूंगी, मैं आसपास वाले घरों से ही डेटा कलेक्ट कर लूंगी, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी बचेगी ना। तो बहुत कम एक्सपेंसिव तरीका है ये। डीमेरिट्स क्या है, अनसाइंटिफिक है। भाई आप अपनी कन्वीनियंस से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक तरीका है। हो सकता है जो आपने एज अ सैंपल सिलेक्ट करा है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना कर पाए। अनरिलायबल है, ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिक नहीं है तो आप इस पर निर्भर नहीं रह सकते, आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते। तो अनरिलायबल तरीका है सैंपल्स को सिलेक्ट करने का। तो इसी के साथ में हम लोगों ने पढ़ लिए हमारे सारे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका बचता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो सेंसस मेथड और सैंपल मेथड पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट है मोर कवरेज। भाई सेंसस मेथड में आप कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करके। कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करके, तो कवरेज ज्यादा है। वहीं सैंपल मेथड में आप 100 लोग हैं तो पूरे 100 के 100 को आप स्टडी नहीं कर रहे, आप 100 में से 10 लोग एज अ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो और इन 10 को ही स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पर कवरेज क्या है, कम है। तो पहले में ज्यादा कवरेज है क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को पढ़ रहे हो, सैंपल में कवरेज कम है क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी नहीं कर रहे। सेकेंड है सूटेबल इन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई आप ईच एंड एवरी आइटम को तभी स्टडी कर सकते हो जब आपकी पॉपुलेशन कम है। फॉर एग्जांपल क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, जब बात आ जाए 2000 लोगों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने की तब आप भी सोचोगे यार ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो कब सूटेबल है, इन स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये सूटेबल है इन लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन की भाई 2000 लोगों को स्टडी करना है तो 2000 में से 200 क्या निकाल लो, सैंपल निकाल लो। तो दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन पॉपुलेशन साइज इज लार्ज। ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, भाई सेंसस मेथड में ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर एक्यूरेसी कम है क्योंकि आप ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे। सेंसस मेथड कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब यहाँ पर आपका पैसा भी ज्यादा लगता है, यहाँ पर आपका एफर्ट भी ज्यादा लगता है और यहाँ पर आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। जबकि सैंपल मेथड में आप कुछ सैंपल्स को ही स्टडी कर रहे हो तो ये कम एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है मोर टाइम कंज्यूमिंग। जब भाई आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हो, जब पूरे 100 आइटम्स को आप स्टडी कर रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। उसकी बजाय 100 में से आपने 10 को स्टडी करा, 10 सैंपल्स निकाले तो यहाँ पर आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई जब आप ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनके बारे में डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को जानोगे। सबके अंदर कुछ अलग अलग खासियत होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वहां पर आप डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज ले पाओगे। बट यहाँ पर आप डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज नहीं ले सकते, यहाँ पर सिर्फ आप होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख पाओगे। लास्ट है हमारा वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। भाई सेंसस मेथड के अंदर आप बहुत ज्यादा लोगों को स्टडी कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों के रिजल्ट्स को आप बार बार वेरीफाई नहीं कर सकते। जबकि सैंपल मेथड में आप कुछ ही लोगों को स्टडी कर रहे हो तो आप इजीली अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मेरे सामने 2000 कॉपीज हैं तो मैं एरर्स भी इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकती और मैं क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकती। वहीं मेरे सामने अगर सिर्फ 20 कॉपीज है तो मैं इजीली एरर्स भी अच्छे से फाइंड आउट करूंगी, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकती हूँ चीजों को। तो वही है, सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सैंपल मेथड में वेरिफिकेशन पॉसिबल है। इसी के साथ में आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज यार वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अच्छे से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।